अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों ने रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामल के बारे में स्टडी करना है। कल हम लोगों ने उसकी तीनों टाइप्स देखी थी और तीनों सिनेरियोज में उसके ग्राफ्स भी ड्रॉ किए थे कि किस तरह से इलास्टिसिटी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ होती है। सबसे पहली जो अहम चीज़ है हमारी सप्लाई को असरअंदाज करने वाली, वो शय की नौयत है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल में बताया कि अगर अशिया ज़ाया हो जाने वाली हों, पेरिशेबल हों, जिनमें दूध, गोश्त, फल, सब्जी वगैरह शामिल होते हैं, तो इनकी जो सप्लाई होती है वो कम लचकदार होती है। प्राइसेस बढ़ने से भी इनकी सप्लाई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, ज़्यादा चेंज इसमें नहीं आता, क्योंकि ये ज़खीरा नहीं की जा सकती। इन कंपैरिजन टू दिस, कीमत को नज़रअंदाज करते हुए इनको हमें फ़रोख्त करना क्योंकि ज़्यादा मुनासिब होता है उन अशिया के मुकाबले में जो कि ज़्यादा पायदार होती हैं। मिसाल के तौर पर टीवी, फर्नीचर वगैरह, तो इनकी जो रसद है उसकी लचक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पेरिशेबल गुड्स, क्योंकि इनको बगैर खोले या इनकी कदर को ख़त्म किए हुए ज़्यादा अरसे तक हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है वो पीरियड ऑफ द सप्लाई है कि उसकी मुद्दत क्या है। अरसा कलील में किसी भी शय की रसद को बढ़ाना या घटाना एक इटसेल्फ बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फर्म के पैदावारी यूनिट की सलाहियत की ख्वाहिश के मुताबिक हम इसको बढ़ा नहीं सकते और हमारे पैदावारी यूनिट की सलाहियत में महदूद होती है, वो इतना ज़्यादा जल्दी हम उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में रसद को एकदम से बढ़ा देना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में हमने सप्लाई को बढ़ाना हो, हमें ज़्यादा वक्त इसके लिए दरकार हो, ज़्यादा वक्त दे दिया जाए, तो हम अपनी जो सप्लाई है उसको बआसानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैदावार को बढ़ाकर हम उसको ज़्यादा लचकदार बना सकते हैं। पैदावार की जो तकनीकी नौयत है, नेचर ऑफ द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही अहमियत रखती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर हम ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करें जिससे कि हम बाआसानी अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, उससे ये होगा कि हमारी पैदावार तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मसारिफ पैदाइश भी हमारे कम उठते हैं, तो इन अशिया की जो सप्लाई होती है ज़्यादा लचकदार होती है। जिन अशिया की तैयारी में मुश्किलात होंगी, डेफिनेटली वहाँ पर आपकी फ़नी महारत और कसीर सरमाया आपको दरकार होता है, इसलिए उनकी रसद जो होती है कम लचकदार होती है, जिनकी मिसाल अभी हमने कल वाले लेक्चर में भी और ऊपर भी पढ़ी है। टीवी, कार और एयर कंडीशनर वगैरह इसमें शामिल होते हैं। जिस तरह डिमांड जो थी वो इफेक्ट होती थी उसकी इलास्टिसिटी नकलो हमल से, इसी तरह से हमारी जो सप्लाई है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी इलास्टिसिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर अशिया की नकलो हमल में कम अखराजात आते हैं और अशिया कम खर्च पर या कम कॉस्ट पर, कम लागत पर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जाई जा सकती हों, मुंतकिल की जा सकती हों, तो उनकी लचक भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी और महंगे नकलो हमल की सूरत में हमारी जो रसद है वो कम लचकदार होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आपको पैदावार करने के लिए टैक्सेस कम लागू किए जाएं तो अशिया की लचकदार रसद होती है, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ता अपनी पैदावार को अचानक से बढ़ाने के लिए। लेकिन बसूरते दीगर अगर हुकूमत टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, दरामदात पर भी पाबंदियां लगा दे, तो रसद की जो लचक है वो कम हो जाती है। कवानीने मसारफ या लॉ ऑफ कॉस्ट जो हैं, अगर अशिया की तैयारी में
कानूनी तकलील मसारफ का रुझान हो तो मसारफ पैदाइश क्योंकि गिर जाते हैं। यानी अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स हों, चीज़ें इनपुट करने से आपकी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से आपकी पैदावार बिलफर्ज अगर बढ़ जाती है तो बगैर कीमत तब्दील किए भी आप सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपको पैदावार कम अखराजात पर मिल रही है। इसी तरह से कानूनी तकसीम में मसारफ पैदाइश क्योंकि बढ़ जाते हैं। इंक्रीजिंग जो कॉस्ट होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट में आपके कॉस्ट जब बढ़ेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेते हुए तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजरीन का जो इत्तेहाद है, यूनिटी है अमंग द प्रोड्यूसर्स। अगर आजरीन आपस में इत्तेहाद कर लें तो किसी शय की कीमत को एक खास सतह से वो कभी भी कम नहीं होने देंगे। तो यकीनन जो सप्लाई है अशिया की वो कम लचकदार होती है, और अगर हम कीमत को नज़रअंदाज कर दें तो यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो ज़्यादा लचकदार होगी। अब हमने सप्लाई की लचक को बड़ी डिटेल में पढ़ा। ये भी जानना ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, या इसको हम क्यों इतना जो है बगौर देख रहे हैं, या इसकी क्या अहमियत है जिसकी वजह से इसको आपके चैप्टर में भी शामिल किया गया है और आपको सीखने के लिए भी पेश किया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी माशी मामलात को तय करना होता है गवर्नमेंट ने या हमारे गवर्नमेंट के इदारों ने, इकोनॉमिस्ट ने, या जो माशी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं उन तमाम माहिरीन ने, तो रसद की जो लचक है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि अब हमने सीखा कि कुछ अशिया की जो सप्लाई है वो लचकदार होती है और कुछ की गैर लचकदार। अब जिनकी लचकदार होती है उनकी तलब में तब्दीली लाकर हम सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उसका जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल रहता है और कीमतें भी मुस्तहकम रहती हैं। जिन अशिया की जो सप्लाई है ज़्यादा लचकदार होती है उनका ज़ख़ीरा हम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर गंदम, कपड़ा या चीनी वगैरह। लेकिन हमने ऊपर भी ये बात सीखी कि जिनकी लचक कम होगी उनको हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते हैं, जिसमें पेरिशेबल गुड्स शामिल हैं, दूध, गोश्त वगैरह। इन अशिया को हम अब क्योंकि ज़ख़ीरा नहीं कर सकते तो इनकी लचक भी कम होती है। रसद की जो लचक है टैक्स को आयद करते हुए वक्त इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लचकदार अशिया पर जो टैक्स आयद करती है गवर्नमेंट, डिमांड उसको ज़्यादा मुतासिर नहीं करती, क्योंकि ये टैक्स आसानी से सारिफ की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ज़्यादा जो बोझ होता है टैक्सेस का वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस चीज़ पर इम्पोज करती है तो जो सप्लायर या प्रोड्यूसर होता है वो कभी भी खुद टैक्सेस वो पे नहीं करता, बल्कि पर यूनिट जो उसका कॉस्ट होता है वो कंज्यूमर पर आ जाता है और कंज्यूमर को चीज़ें महंगी दस्तयाब होती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। हुकूमत जब भी अंदरूनी मामलात को देखती है जो कि ज़रूरी और सनती अशिया की पैदावार से रिलेटेड होते हैं, इनकी कीमतें और पैदा करने वाली आमदनियों के इस्तेकाम के लिए अशिया की लचक को हमेशा ही ज़्यादा अहमियत देती है, क्योंकि जिन अशिया की लचक ज़्यादा होगी सिर्फ उसी के ऊपर टैक्सेस लागू किए जा सकते हैं। ये जो सप्लाई फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द सप्लाई है इसको हम कल स्टडी करेंगे, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। I hope students
आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।